नमस्ते बच्चों। आज आपको हिंदी प्रथम का पाठ 2 देश प्रेम का दाम। बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब देश हमारा सन 1942 में अभी आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया आज़ादी के में। अपने देश को आज़ाद कराने में सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। इस कहानी के जो लेखक हैं विभूति पटनायक, इन्होंने इस कहानी में उस समय के हर एक व्यक्ति के दर्द को डाला है। कुछ लोगों ने इतनी यातनाएं सही कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई उसी जेल के अंदर। लेकिन कुछ लोग जो बच गए थे और जिन्होंने आज़ादी के बाद का समय देखा, क्योंकि उन्होंने एक सुंदर भारत का निर्माण का सपना देखा था। लेकिन इसमें जो नारायण दास हैं, ये जो नारायण दास जिस व्यक्ति का पिक्चर दिखा रहा है, इन्हीं के बारे में कहानी आपको इसमें पढ़ना है। इसमें है देश प्रेम का दाम। इसमें उनको जो बाद में कष्ट हुआ जिन चीज़ों को लेकर, उसको यहाँ पर विभूति जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मैं पढ़ते जाती हूँ, बीच में आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी चैट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना जगाने में के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे और छद्मवेश में उड़ीसा जो आज उड़ीसा है, पहले उसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, कि एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलग जगहें घूम रहे थे। भूमिगत होता है बच्चों, छिप जाना, समाज के सामने नहीं आना, छिप छिप करके रात के अंधेरे में किसी भी कार्य को करना, उसे भूमिगत कहते हैं। तो वहाँ उस समय के लोग छिप छिप करके किसी कार्य को करते थे आज़ादी के लिए। छद्मवेश यानी कि अपने वेश को बदलना, दाढ़ी लगा लेना, गमछा से मुंह को ढक लेना, है ना, इस तरह का अपने वेश को बना करके एक छोर से दूसरे छोर तक घूम रहे थे। अंग्रेज़ सरकार ने उन पर 1000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी थी। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई न था। पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात के में घंटे 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही घर आते थे। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत के और सांत्वना देकर चले जाते। उस आधी रात को भी वे केवल घंटे भर के लिए ही घर आए थे, पर घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सनातन बुखार से बेहाल पड़ा है। सौदामिनी ने छलछलाए नेत्रों से कहा, तवे सी तपती इसकी देह छोड़ कैसे जाओगे? रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्यराज को दिखा देते। अब इस रात को क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश में मेघ घिर रहे थे, परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को आशंका और भय से व्यग्र किए दे रहा था। कोई आवारा कुत्ता रात को के सूने रास्ते पर भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार बच्चे को छोड़ देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सनातन अपनी नन्ही हथेलियों में उनका हाथ पकड़े था। बुखार तेज था, साथ में
पुत्र स्नेह की ऊष्मा मिल रही थी। घंटे भर से उस जगह को छोड़ अन्यत्र जाना था। किसको? नारायण दास को। वे क्योंकि रात में छिप छिपा कर आते थे, घर पर मिलते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। उन्हें ये भी डर था कि कहीं पुलिस आकर के हमें पकड़ न ले। नारायण बाबू इस निर्देश को भुला बैठे और सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। मकान पुलिस के घेरे में था। पकड़े गए और 4 वर्ष जेल के अंधेरे में सहना पड़ा। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद ही चुके थे। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल से छूट बेटे पोते बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि वे भी स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, पर या फिर गोकुल भोल की तरह जेल वाले के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं। बच्चों, शहीद शब्द जो यहाँ पर आया है, शहीद ये देश के लिए जो सेनानी या जो व्यक्ति मर जाते हैं देश की खातिर, उन्हें हम शहीद कहते हैं। तब सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार से लड़ेगा। उसके जीवन का आदर्श उनकी संतान उनको रास्ता दिखाएगी, संतान को रास्ता दिखाएगी। क्या? यानी कि नारायण दास का जो आदर्श है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमें नहीं झुकना है, उनका ये मन था कि उनका बेटा जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। मगर हो गया सब उलट पलट। देश स्वतंत्र हुआ। पत्नी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई, उसे स्वाधीनता के प्रति जागरूक सच्चा आदमी बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वह अलग ही राह चल पड़ा। वह भी औरों की तरह इस मान्यता का पक्षधर हो गया कि किसी भी तरह पैसे कमाकर अपना घर चलाओ। अपनी उन्नति में ही देश की उन्नति है। अपने श्रम से नहीं, श्रमिकों के कंधे पर चढ़कर बड़ा दिखने की चेष्टा करो। नारायण दास को यह सोच ही बेहद तकलीफ होती कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं जब भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। त्याग की बातें औरों को उपदेश देने के लिए ही रह गई हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के बाद देश की सत्ता हथियाने के लिए चुनावी लड़ाई में उतरे, मगर नारायण दास उनसे अलग ही रहे। बगीचे में पौधे लगाना, सूत काटना, अखबार और किताबें पढ़ना, इन्हीं में निमग्न होकर रह गए। अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगा, बापू, हमारी यूनियन के एक लेबर लीडर 4 दिन से आमरण अनशन पर हैं। सरकार हमारी एक भी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर लीडर का स्वास्थ्य गिर गया है। एक भी मांग पूरी न होने पर हमारी यूनियन के प्रति श्रमिकों की आस्था नहीं रह जाएगी। वे दूसरे यूनियन में चले जाएंगे। यदि मंत्री से कह देते तो 40 में से कम एक मांग ही सरकार मान लेती। अनशनकारी नेता की हालत खराब होती जा रही है। नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन शुरू करते हैं। सनातन की बात सुनकर उनके चेहरे पर वही घृणा उभर आई। बच्चों, ये जो कहानी है देश प्रेम का दाम, इसे जब पूरा आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसमें देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस कहानी में
बहुत बखूबी समझाया गया है। आपको मैंने आज 2 पेज का भेजा है व्याख्या। आप इसे 2 मिनट का ऑडियो बना करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। यही आज आपका होमवर्क है। धन्यवाद।